स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव की जय। वंदनीय माता जी की जय। आत्मीय बहनों भाइयों और उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से जुड़ी हुई सभी हमारी बहुत ही सम्माननीय आदरणीय आगामी कन्या कौशल शिविर की आयोजक बहनें, हमारे सभी सम्माननीय भाई, आपको प्रणाम करती हूँ। पहली बात तो यह है कि हम बच्चियों को क्या कहें ताकि वो आए और उनको पकड़ने के लिए कहाँ अप्रोच करें। गुरुदेव कह रहे हैं बिल्कुल ताजी ताजी बात मैंने सुना। तो बोले अब बहुत दिन हो गया, पुरुषों के हाथ में सब दे करके देख लिया, अब तुम चुपचाप बैठो। मतलब थोड़ा झिड़कते हुए, वो तो गुस्साते थे तो वैसे ही चलता था महाकाल का। तो ये सब हमारी बहन बेटियां कर लेंगी, सब बहनें कर लेंगी, बेटियां कर लेंगी हमारी, और तुमको दे करके देख लिया, बहुत हो गया बस। इस तरह से आने वाला समय जो है 21वीं शताब्दी नाम लिया उन्होंने, 21वीं शताब्दी अब नारी शताब्दी है और ये कर लेंगी बस इस तरीके से। तो एक बात तो ये जो गुरुदेव माता जी ने, और गुरुदेव ने हमेशा वंदनीय माता जी को सामने रख करके ही मिशन बनाया। और उन्होंने कहा कि अगर माता जी नहीं होती तो ये मिशन नहीं चलता, नहीं रहता। ये हमारे ज्ञान से नहीं बना है, इनकी संवेदना से और इनके प्रेम से, इनकी आत्मीयता से बना है, सींच सींच करके बना है। ये तो हम सब लोग जानते हैं, बहुत पुरानी बात है और बराबर याद दिलाते रहते हैं। एक ये बात ही हुई। अब दूसरी बात ये है कि जब 21वीं सदी नारी सदी कहते हैं, चलिए इस एंगल से विचार करते हैं। 21वीं सदी लगे 22 साल बीत गए, 23वां साल शुरू हो गया है। तो 21वीं सदी नारी सदी का मतलब तो बहुत बड़ा होता है। सभी क्षेत्र में नारियों का नेतृत्व होना चाहिए और वो सक्षम होंगी तो नेतृत्व कर पाएंगी, सक्षम नहीं रहेंगी तो कैसे करेंगी। अब सक्षम होने का मतलब ज्ञानवान होना भी है, मतलब हर दृष्टिकोण से सक्षम होना, उसको शारीरिक दृष्टिकोण से भी, मानसिक दृष्टिकोण से भी, नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी, हर दृष्टिकोण से आध्यात्मिक पावर से भी संपन्न होना है, तब जा करके उस कुछ कर पाएंगी। तो बहनों को, बेटियों को यदि सक्षम बनाना है, किसी सदी नारी सदी लानी है, तो फिर हम क्या करें? एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। अभी तक तो हो नहीं पाया, ये जब कितनी पुरानी योजना है। और हम कहते हैं 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, तो जब नारी सदी आएगी तब उज्जवल भविष्य आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ये भी बात स्पष्ट है। अब कुछ बहनें पढ़ी लिखी जो हैं, अब काफी कुछ स्त्री शिक्षा उभार आ रहा है और पढ़ लिख रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर टोटल जनसंख्या के दृष्टिकोण से उसका अनुपात निकाला जाए, देखा जाए, तो वो बहुत कम, नगण्य कहना चाहिए, नहीं के बराबर। बल्कि जो पढ़ी लिखी बहनें हैं, जो लगता है कि सक्षम है, उनकी भी स्थिति देखी जाए तो स्थिति का मतलब ये नहीं कि वो नौकरी कर रही हैं, उसका मतलब ये नहीं कि भाषण दे रही हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो उनके पर्स में पैसा है ना। उसका एक जबरदस्त मतलब होता है कि उसमें निर्णय लेने की क्षमता है कि नहीं, उसमें अपना स्वविवेक से, सूझबूझ से निर्णय ले सकती कि नहीं, उचित अनुचित का, सही गलत का, अच्छे बुरे का, वो निर्णय करने का। ये जब विवेक और दूरदर्शिता रहेगी तब हम कहेंगे कि हाँ, हमारी बहन दक्ष हुई, नारी दक्ष हो रही है, और इसी की आवश्यकता है। और ये इतना महत्वपूर्ण काम है कि आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, मैंने 7 आंदोलन जो बनाए गए हैं, जिसमें कि ये साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पर्यावरण संरक्षण और कुरीति उन्मूलन और व्यसन मुक्ति आंदोलन और नारी जागरण आंदोलन, 7 आंदोलन है। तो एक नारी जागरण आंदोलन को स्वतंत्र रूप से एक गुरुदेव ने आंदोलन का रूप दिया। वंदनीय माता जी को मूल में रख करके उन्होंने नारी जागरण आंदोलन की शुरुआत की। तो ये बताता है, उनका कहना, जो 7 आंदोलन में एक नारी जागरण आंदोलन को उन्होंने दिया, ये स्पष्ट करता है कि नारी जागरण कितना आवश्यक है। और नारी जागरण का मतलब क्या है, ये भी समझने की आवश्यकता है। नारी जागरण का मतलब ये कतई नहीं है कि वो थोड़ा सा माइक में बोलना सीख ले, थोड़ा मेकअप वगैरह करना सीख लिया, अच्छे से अपना गेटअप सेटअप बना लिया, कार ड्राइविंग करना सीख लिया, थोड़ा सा फैशन वैशन करने आ गए तो गांव वालों कहते कि हाँ वे आगे बढ़ गई है ना। इतने भर से बात बनने वाली नहीं है ये। वो ज्ञानवान बने,
ज्ञानवान संस्कारवान, ज्ञानवान संस्कारवान, सबसे पहली स्थिति तो ये उसकी होनी चाहिए। वो स्वस्थ होना चाहिए, वो स्वावलंबी हो, तन मन धन तीनों से। सरस्वती भी, लक्ष्मी भी, काली भी, तीनों चाहिए, दुर्गा काली सब चाहिए। और ये सब होंगी तब जाकर के वो सब सक्षम और दक्ष कहलाएंगी, वो कर पाएंगी। अन्यथा कहने को तो ये है कि हाँ बहुत दक्ष है, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो वो स्वयं भी किसी न किसी के ऊपर आश्रित होती है। तो आश्रित होने वाली बात को समाप्त करना पड़ेगा। हाँ, ये बात नहीं कहना है, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि उनको पुरुषों का सहयोग नहीं चाहिए, अकेले ही वो पर्याप्त हो जाएगी, ये बिल्कुल नहीं। नारी जागरण का मतलब पुरुषों से झगड़ा करना या उनसे प्रतिद्वंदिता करना, उनसे आगे निकल जाना, उनको पीछे धकेल देना, इस तरह की बात हमारे यहाँ नहीं होती। हमारे यहाँ भाई और बहन मिलकर के काम करते हैं। भाई और बहन दोनों एक सिक्के के दो पहलू बन करके, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, योगदान देते हैं। और वही काम युग निर्माण योजना के अंतर्गत भी होना है। लेकिन ये नारी जागरण आंदोलन होगा कब, तो देखिए विचार करिए, हम लोग नारी जागरण आंदोलन पर काम करते हैं, उसमें किनको ढूंढते हैं? उन महिलाओं को जिनके पास समय होता है, उन महिलाओं को जो फ्री रहती हैं। तो फ्री टाइम और जिनके पास समय रहता है वो महिलाएं कौन होती हैं? जो कम से कम 45 साल की हो जाती है, 40-45 पार कर लेती है, यही है ना भाई। पढ़ रही है, बचपन में पढ़ाई कर रही है, फिर वो जॉब करेगी, फिर शादी हो जाएगी, फिर बच्चे होंगे, फिर उनको पालेंगी, ऐसे करते 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 उसका तो 40-45 साल की उम्र तो उसकी निकल जाती है। अब हम नारी जागरण की शुरुआत कब करते हैं? और जब 40 पार कर लेती, तो 40-45 पार करने के साथ साथ अब उसका घुटने में दर्द और पैरों में दर्द और इधर उधर ये सब शुरू हो जाता है। उसकी आधी शक्ति, क्षमता, समय तो सब निकल चुकी होती है। अब वो सीखना शुरू करेगी अगर 45 पार करने के बाद में, तो क्या सीखेगी? और जब सीख लेगी तो बांटेगी कब? तब तक तो उल्टी गिनती शुरू हो जाती। 50 पार मतलब तो उल्टी गिनती वालों में ही आ जाते हैं जी, लगभग लगभग। अब भले बोलने में बुरा लगता है, लेकिन है तो सत्य ये। 50 पार में क्या बचता है? तो ये सोचने की बात है कि नारी जागरण आंदोलन की शुरुआत कब करनी चाहिए। आप बहनें सोचिए इस बात को, कब करनी चाहिए। अगर हमने किशोरावस्था से अपनी बेटियों बहनों के बीच में एक जो आयु वर्ग उनका होता है 15 वर्ष का, 14-15 वर्ष की उम्र से हमने उनके भीतर में डालना शुरू कर दिया और वहां से उनको समझाना शुरू कर दिया और वो समझना शुरू कर दी मिशन क्या होता है, कन्या क्या होती है, उसका व्यक्तित्व क्या होता है, परिवार के प्रति, उसके स्वयं के प्रति उसकी क्या भूमिका होती है, उसकी पर्सनैलिटी को कैसे होना चाहिए, उसका रोल मॉडल कौन होना चाहिए, उसको अपने ऊपर ध्यान देना है तो किस तरह का ध्यान देना है। क्या केवल अपने फैशन पर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है? केवल माता पिता से पैसा लेना है? केवल बाहर में घूमना है, पार्टीबाजी करनी है? किस पर ध्यान देना? अपने ऊपर ध्यान देने का मतलब क्या होता है? यदि उस बच्चे को हमने अच्छे से समझा दिया, समझ में आ गया, और ये शुरुआत हमने अगर ये 13-14-15 साल से शुरुआत कर ली, तो वो कॉलेज को पार करते करते जब तक वो पढ़ाई लिखाई पूरा करती है, उसके साथ साथ उसको इतना जबरदस्त संस्कार पड़ जाता है, वो समझ जाती है कि उसके पश्चात फिर उसको समझाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। और जब उसका विवाह होने की उम्र आती है, आजकल तो लेट मैरिज होती है, जो 25 साल की और 30 साल की होगी, तो 25 से 30 साल की उम्र तक तो अच्छी कार्यकर्ता के रूप में वो डेवलप हो जाएगी। वो फील्ड में काम भले ना करेगी इस तरीके से जैसे हम आप करते हैं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। इस बीच में जब उसका विवाह होगा, तो जहां विवाह होकर के जाएगी वहां भी वो जबरदस्त भूमिका में रहेगी, जहां वो जॉब करने के लिए जाएगी वहां पर भी वो जबरदस्त भूमिका में रहेगी। वो कभी भी किसी के द्वारा बरगलाई नहीं जा सकेगी, कभी ठगी नहीं जा सकेगी। उसे अच्छी तरीके से पता रहेगा कि करियर का भी निर्माण कैसे करना है। करियर किसे कहते हैं? करियर, ऊंचा करियर किसको कहते हैं? ऊंचा करियर आम भाषा में तो ये ऊंचा करियर का मतलब ये साहब कि अच्छा पैकेज होना चाहिए। लाखों के पैकेज में काम करने के लिए यदि ऑफर आया है, ऐसी जगह सिलेक्शन हुआ ऐसी कंपनी में, तो उसका करियर ऊंचा है। ये ऊंचा करियर नहीं होता। ऊंचा करियर वो होता है कि अपने करियर में, साइकिल के पीछे जैसे करियर होता है, अपने करियर में कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठा करके नैया पार कर सकते हैं, ये होता ऊंचा करियर सही मायने में। तो ये तो जो सुलझी हुई नारी कन्या रहेगी वही काम कर सकती है। तो जो सुलझी हुई है वो क्या करती है? समझदार होने के बाद वो ऐसा करियर चाहती है, वो ऐसा
जॉब चाहती है जिसमें कि वो दूसरों को भी कुछ समझा सके, बता सके, पब्लिक के बीच में रह सके। पैसा तो एक तरफ है, और पैसा जो कमाती भी है उसका अपना जीवन होता है, उस जीवन को, पैसे को दूसरों के लिए भी लगाती है। लगाने के लिए जीवन का एक भाग वो दूसरों को दे करके उनके लिए अपने जीवन की उपयोगिता को सिद्ध करती है। ये वो परिपक्वता दिखाती है जब वो बन जाती तब। तो ये बनने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया जब किशोरावस्था से शुरू होगी तभी ये बात बन पाएगी, अन्यथा नहीं बन पाएगी। कैरियर के दृष्टिकोण से और पर्सनैलिटी के दृष्टिकोण से ये हो गई बात। अभी देखिए कितनी सारी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं का समाधान यदि कन्या कौशल शिविर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप एक एक करके समझ सकते हैं इसको। देखिए, वृद्धाश्रम बनते हैं, माता पिता जो 60-70 साल की उम्र के होते हैं, 75 साल की उम्र के होते हैं, उनको अपने घर में बड़ी परेशानी होती है। मैंने अपनी आंखों से देखा, गायत्री परिवार वालों के घर में भी ऐसी स्थिति है। बाहर वालों की तो जो होगी सो होगी, गायत्री परिवार में भी ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों है? इसलिए है क्योंकि महिला जो है, नारी जो है, वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझती। अपने अपने स्वयं के माता पिता की तो इज्जत है, लेकिन सास ससुर को उस इज्जत की नजर से नहीं देखती। और दूसरों उसको दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं अपन। अपनी बहू बेटी को जिस तरीके से माँ देखती है उस तरीके से अपनी बहू को नहीं देखती। क्यों नहीं देखती? उसने सीखा ही नहीं कि बहू और बेटी में समानता रखी जाए, या बेटी ने सीखा ही नहीं है कि माँ और सास में, सास ससुर में समानता रखी जाए। जो अपने घर परिवार में माता पिता की इज्जत होती है, वही इज्जत जो है दूसरे जगह जा करके अपने सास ससुर का, वो भी अपना घर होता है, मायका और ससुराल एक जैसा होता है। ये उन्होंने समझा ही नहीं, तभी तो ऐसा होता है। लेकिन जब आप शिविर लगाएंगे और शिविर में उनकी महत्ता को बताते हैं, एक आदर्श बहू कैसे बने, एक आदर्श कन्या कैसे बने, वास्तव में उसका जो जीवन होता है कन्या का, वो केवल अपना जीवन नहीं बल्कि अपने परिवार, मायका और ससुराल, दो कुलों को तारने और उबारने वाला होता है, यदि समझदार है तो। आपने कई एक देखे होंगे, एक बेटी जो होती है, लड़की कन्या जो होती है, वो किसी दूसरे के घर में जाती है तो उनको बहुत अच्छे तरीके से उबार देती है, उनका नाम रोशन करती है, वहां की शान बन जाती है। लेकिन एक लड़की वो होती है जो वहां जाने के बाद में ऐसा तांडव मचाती है कि वहां पर लोगों का जीना दूभर हो जाता है। ये क्यों है? तो ये ट्रेनिंग तो उसको बचपन से मिलती है ना, ये बाद में नहीं मिलती है ट्रेनिंग। तो हम जितना ध्यान इस बात पर देते हैं कि बच्ची को कंप्यूटर सिखाना है, बच्ची को इंजीनियरिंग करानी है, बच्ची को अमुक डिप्लोमा कराना है, बच्ची को अमुक ट्रेनिंग देनी है, जो भौतिक शिक्षाएं जो होती है, उससे कहीं बड़ी चीज होती है क्या? उससे छोटी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। उससे 20 ही रहेगी, 19 नहीं हो सकती कि उनको युग निर्माण में भी प्रशिक्षित किया जाए, उनको जीवन विद्या में भी प्रशिक्षित किया जाए, उन्हें हमारी भारतीय संस्कृति के जितने भी गौरव और गरिमामयी जो हमारी अवस्थाएं हैं, या भारतीय संस्कृति की जो विशेषताएं हैं, जो हमारे परिवार के माध्यम से, हमारे पुरातन परंपराओं के माध्यम से, हमारे व्यक्तित्व के माध्यम से, नारियों की अपनी स्वयं की गरिमा में, उनके व्यक्तित्व के माध्यम से जो दिखाई देते हैं, उसमें भी उनको शिक्षित किया जाए। ये बहुत जरूरी है। और ये शिक्षाएं जो भी है वो स्कूल में, कॉलेज में, किसी भी टीचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं मिलती, नहीं मिलेगी, नहीं मिलती। तो ये कब सिखाएंगे? आप लोग ये बता रहे थे कि आपके यहाँ पुंसवन संस्कार के ऊपर, अवगढ़े के ऊपर बहुत काम चलता है, बहुत काम चलता है, सब जगह चल रहा है आजकल, उसका बड़ा फैशन है और होना भी चाहिए। लेकिन एक बात सोचिए इसके बारे में भी, जब लड़की का विवाह हो गया, विवाह हो जाने के पश्चात जब उनको हम माँ की पाठशाला से जोड़ते हैं, विवाह हो जाने के पश्चात जब उनको समझाइश देते हैं कि बेटा देखो अब नए मेहमान आने वाला है तो तुम ऐसे रहो वैसे, वो चाहती है रहूं, मैंने सब उदाहरण देखा है, वो चाहती है मैं रहूं, वो चाहती कि मेरे घर में एक अच्छा बच्चा पैदा हो, और जो त्रुटियां मेरी है वो त्रुटियां उसमें न रहे। लेकिन ये तो संस्कार का विषय है ना। सवेरे वो ब्रह्म मुहूर्त में उठेगी, उपासना करेगी कि नहीं, अपनी दिनचर्या को सिस्टमेटिक बनाएगी कि नहीं, वो रोज स्वाध्याय करेगी कि नहीं, ध्यान करेगी कि नहीं, जप करेगी कि नहीं, उसको जप में, ध्यान में रस भी तो आना चाहिए, वो रस आएगा कि नहीं। तो ये बटन दबाते तो होगा नहीं ना, एकाएक तो नहीं होगा ये, इसकी तो तैयारी करनी पड़ती है। तो तैयारी कब करेंगे? तो तैयारी यही किशोरावस्था, बाल्यावस्था से करेंगे, शुरुआत से करेंगे। जब लड़की का विवाह होने को अभी 5 साल 7 साल है, तब से ये ट्राई किया जाए, उनको जीवन विद्या में प्रवीण किया जाए, उनके इन सब के बारे में जानकारी दी जाए। तो बनते 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 बनेगा, उसकी आदतें ढलेंगी, उस
तरीके से उसका स्वभाव में परिवर्तन आएगा, तब जाकर के जब वो विवाह बंधन में बंधेगी तो इस बात को बहुत आसानी से वो स्वीकार कर सकती है, स्वीकार भी कर लेगी और आसानी से उसकी दिनचर्या, उसका खान पान और जो कुछ भी उसके जो अनुशासन बताते हैं हम लोग, उस अनुशासन में वो ढल पाएगी और तब जाकर के वास्तव में वो एक सुयोग्य संतान को जन्म दे पाएगी। आप लोगों का भी अपना अनुभव होगा, जो फील्ड में काम करते हैं आप लोग देखेंगे। मैंने जो देखा, मैं जो समझती हूँ मैं बता रही हूँ कि ये बटन दबाकर तुरंत करने का काम नहीं है। इसके लिए उनके संस्कारों को परिवर्तित करना पड़ता है। बच्चे का संस्कार तो परिवर्तित होता है गर्भ के भीतर, लेकिन गर्भवती माता भी तो पहले संस्कारित हो, पहले उसको भी तो समझ में आए। 4 साल 6 साल पहले वो भी तो इस महामंत्र को समझे, और जब उसका जीन, स्वयं का जीन जब परिवर्तित हो चुका रहेगा, वो संस्कारवान बन चुकी रहेगी, तो ये बड़ा आसान हो जाएगा आगे जाकर के, अपने पति को भी समझा लेगी वो। अच्छा, पति और पत्नी दोनों के दृष्टिकोण से आप देखें तो भले लड़के ना बने, लड़कों को ना समझाया जा सके, लेकिन ये नारी प्रधान युग है और गुरुदेव की बातें, माता जी की बातें तो झूठी हो नहीं सकती। ये तो सारी की सारी तो जीवंत होने जा रही है, दिखाई दे रहा है। तो यदि एक लड़की संस्कारवान बन गई, एक लड़की यदि अपनी भूमिका में परिपक्व बन जाती है, यदि वो समझदार बन जाती है, तो पूरा भारत महान बन जाएगा, विश्व महान बन जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं दीदी, हम लोग एक कन्या कौशल शिविर लगाए थे, 3 दिन का लगाए थे मात्र। एक बालिका उसमें इंजीनियरिंग कर ली थी, जॉब करती थी, वो आई थी, उसकी उम्र 28-29 साल की रही होगी। और एक लड़की आई थी जो बाल विधवा थी, उसका 5 साल का बच्चा था, उसकी 20 या 21 साल की उम्र थी। बाल्यावस्था में विवाह हो गया था और बच्चा भी हो गया और पति सब वो सुधार गया था स्वर्ग, लेकिन 5 साल का बच्चा उसका था। तो उसमें क्या करते हैं, कन्या शिविर में लास्ट में सब बच्चियों का उनका उद्गार सुनते हैं, जो उद्गार अपना व्यक्त करना चाहते हैं। तो इन दोनों का उद्गार मुझे याद है, वैसे तो बहुत सारे उद्गार होते हैं, पर मैं इनका उद्गार आपको बताऊं जो उन लोगों ने शेयर किया। तो जो 28-29 साल की जो बालिका थी, जो जॉब करने वाली थी, हमारी कन्या, विवाह तो नहीं हुआ था, उसने अपना कहा कि मैं बचपन से पढ़ते पढ़ते अभी तक पढ़ ही रही हूँ, मैं भले जॉब कर रही हूँ लेकिन पढ़ रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ। गायत्री परिवार से जुड़ी हुई लड़की नहीं थी वो। उनने कहा कि बहुत धन्यवाद आयोजकों को, मैंने ऐसी पढ़ाई कभी नहीं की थी, ये पढ़ाई सब जगह होनी चाहिए और पहले होनी चाहिए। इस पढ़ाई को जो लड़की पढ़ लेती है उसके पश्चात ही उसका विवाह होना चाहिए, इसके पश्चात ही उसको कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा जाना चाहिए। अब इसका मतलब समझ लीजिए उस बच्ची ने जो कहा। वो पूरे गांव में ऐसे रात का समय था, उसमें पूरे गांव के लोग ऐसे कम से कम 1000 लोग से ज्यादा लोग रहे होंगे वहां पर। शिविर में तो केवल 150 बच्चियों का था वो शिविर, लेकिन उसे पूरे गांव के लोग इकट्ठे थे, 1000-1500 के लगभग रहे होंगे वहां पर। वो उद्गार व्यक्त कर रहे थे। उस बच्ची ने कहा, मतलब उसका ये था कि इसमें जो विद्या है, उस विद्या को पाने के बाद कोई बच्ची भटकेगी नहीं, उसको आप दुनिया जहान में भेज दीजिए। आजकल ये जो लव जिहाद हो जा रहा है, कोई किसी को ठग करके ले जा रहा है, कोई किसी को शादी का झांसा दे देता है, तो क्या उसकी बुद्धि चरने गई है कहीं? उसको क्या हो गया है? कोई किसी को ठग नहीं सकता आजकल। आजकल सब लड़कियां बड़ी स्वतंत्र हैं। ये उसके स्वयं के विवेक पर निर्भर करता है। तो स्वयं उसने विवेक का तरीके से जीवन जिया नहीं, या तो समझदारी नहीं दिखाई, तभी कोई उसको ठग सकता है। बहलाने फुसलाने में वो कामयाब हो जाता है। उसके पीछे कारण ये है, हमारी बच्ची को हम ऐसी शिक्षा क्यों ना दे जिससे कि इन सब चक्करों में फंसे ही ना, वो समझदार बन जाए। तो निश्चित रूप से महान भारत का निर्माण होगा, इसी तरीके से होगा, निश्चित रूप से होगा। हमें अच्छा परिवार चाहिए। अच्छा परिवार कौन बनाएगा? हम सब जानते हैं, परिवार की धुरी नारी है। परिवार की धुरी नारी है, तो परिवार में बच्चों को जन्म देना, जन्म देने के पश्चात उनको पालना, उनको संस्कारवान बनाना लड़की का, उसकी माँ का प्रथम दायित्व है। ये बच्चियां आजकल कहाँ समझती हैं? देखिए ना, वो तो भागती नौकरी करने के लिए। घर में कोई है चाहे नहीं है, कहीं भी डाल दो बच्चे को, नौकरी करने के लिए जाओ। नौकरी करना बुरी चीज नहीं है, मैंने स्वयं नौकरी किया हुआ है, अधिकांश बहनें नौकरी करती हैं, करना पड़ता है आजकल। लेकिन इस काम को हाशिए में नहीं डाला जा सकता कि जिस बच्चे को जन्म दिया वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे जैसे भी उसको निभाइए, लेकिन इसकी शिक्षा दीक्षा पर पूरा पूरा ध्यान देना पड़ेगा। ये बच्चियां नहीं समझती।
पढ़ लिख ली है तो जॉब करना जरूरी है, कैसा भी जॉब रहे, भले ही जॉब करने के लिए उनको 10,000 रुपट्टी मिले, 5,000 रुपट्टी मिले और आधे से ज्यादा पैसा अपने फैशन में निकल जाए भले, लेकिन वो बच्चा नहीं समझती है। अब उनको कौन समझाएगा? आप कन्या शिविर में लेके आइए उनको, और हमें हमारे पूरे विषय को प्रस्तुत करने का मौका मिलना चाहिए। आप देखिए बच्चा समझती कैसे नहीं है। ये कहने का मतलब ये दीदी कि कन्या शिविर में 100% मैं बता रही हूँ आपको कि बात है ये महत्वपूर्ण बात कि उन बच्चियों को इन सारे विषय पर शिक्षण प्रशिक्षण पाने का मौका मिलता है। परिवार निर्माण कहिए तो, स्वयं के व्यक्तित्व का निर्माण कहिए तो, स्वयं के करियर को लेकर के कहिए तो, और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं आपको, जैसी किशोरावस्था आती है, जैसी किशोरावस्था आती है, बच्चियां बड़ी होने लगती हैं, तो उसके पश्चात वो नाना प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्याओं से गुजरती है और अपनी पर्सनल समस्याओं को किसी के साथ शेयर नहीं करती। सबसे बड़ी बात, आजकल बहुत ये खतरनाक स्थिति है, माता पिता को पता ही नहीं चलता कि बच्ची के दिमाग में क्या चल रहा है। चुप्पी साध लेती है बच्ची, बात नहीं करती, माता पिता से बात नहीं करती, शेयर नहीं करती, अपने दोस्तों के साथ खुल करके बातचीत करती है, भले सहेलियों के साथ बातचीत करती है, लेकिन कई बातें ऐसी होती है जो अपनी सहेलियों से भी नहीं बता सकती, माता पिता से भी शेयर नहीं कर सकती, भीतर भीतर घुटती रहती है। और ये किशोरावस्था जो होती है लड़कियों की, वो ऐसी अवस्था होती है कि जिसमें यदि उनको सही सही मार्गदर्शन नहीं मिला, सही मार्गदर्शन नहीं मिला, तो जिस ओर जाएगी उसी में पराकाष्ठा में जाएगी। वो पतन के रास्ते पर जाएगी तो उधर ही शिखर पर पहुंच जाएगी, नीचे गड्ढे में गिर जाएगी। और यदि ऊंचाई की ओर जाएगी, कोई रास्ता उसने पकड़ लिया, तो बिल्कुल शिखर पर पहुंचेगी वो। आप देख लीजिए ना, अभी देख लीजिए, जो बच्चियां खेल के क्षेत्र में जाती उधर ही नाम रोशन करती है। जो बच्चियां जिससे कदम लड़खड़ा जाते हैं, और लड़खड़ा गए कदम, मान लीजिए यदि चरित्रहीनता की ओर आगे बढ़ गई, तो पूरा नाम डुबा देगी, अपने माता पिता का सब कुछ डूब गया, पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो गया, दीन दुनिया की उसको खबर नहीं है, लाज संकोच कुछ नहीं है। और आजकल तो सबके हाथ में मोबाइल, सबके जेब में मोबाइल, और रात में 1 बजे भी बच्ची क्या कर रही है आपको क्या पता? कहाँ तक आप किसी की चौकीदारी करेंगे? उनको ये बोध कराना आवश्यक है कि वो अपनी मित्र भी है और अपनी शत्रु भी है। अब ये बातें आप कहेंगे कि ये बातें तो रोज ही सिखाते हैं उनको, हम रोज ही सिखाते, हो सकता है रोज सिखाते हैं, सिखाते भी हैं, लेकिन माता पिता की बात कोई सीखता सुनता है? माता पिता की बातें कितने बच्चे सुनते हैं आजकल, बताइए। एक बात, और दूसरी बात, परिवेश का बड़ा एक प्रभाव पड़ता है। हम किस परिवेश में कौन सी बात कह रहे हैं। हम कोई बहुत महत्वपूर्ण बात होती है उसको यदि रास्ते चलते कहते हैं, आए दिन उनको टोंका टांकी करते रहते हैं, तो बच्चा बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। उनको लगता है कि ये तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं, इनका काम है बोलना, बड़े लोग का काम है बोलना, ये कभी हमको सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको ये चीज समझ में आती है। तो एक परिवेश, एक वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हम उनको निकाल कर 5 दिन के लिए लाते हैं, या हम 1 दिन 2 दिन का भी शिविर करते हैं मान लीजिए, और ये वातावरण में केवल वही वही बातें करते हैं, उनके दिमाग में उन्हीं चीजों को डालते हैं, उसी के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं कि इसके बारे में आप सोचिए, बी अवेयर, आप चिंतन कीजिए, बी केयरफुल। जब उनको कहते हैं, बोलते हैं, ये बातें जब उनको समझाते हैं, तो निश्चित रूप से वो सोचने को बाध्य होती है, और वो जो चिंतन लगातार लगातार चलता है, तो उनका दिमाग जो है ना, वो कुछ तो बदलता है, निश्चित रूप से बदलता है। और 5 दिन का शिविर तो ऐसा रहता है कि पूरे समय उनको वहीं रहना, आवासीय शिविर है, भोजन भी, चाय भी, नाश्ता भी, रात में सोना भी। तो हम जिस ओर उनको ले जाना चाहते हैं वो उसी ओर जाती हैं, हम जिस रास्ते पे ले जाना है, जो उनके दिमाग में डालते हैं, वो उसी विषय पर चिंतन करते हैं। जैसे हम लोग शांति कुंज जाते हैं, तो जो वहां से रिले किया जाता है भाई, जो प्रवचन में बोला जाता है, जो कहा जाता है कि इस टाइम पर यहाँ रहना है, इस टाइम पर यहाँ रहना, तो वही रहेगा वो। उसी प्रकार से बच्चियों के लिए एक वातावरण बन जाता है, और वहां पर गुरुदेव माता जी का साक्षात संरक्षण रहता है। मैंने देखा कि इसमें किसी प्रकार से कोई हिल हवाला नहीं होता। और एक बच्ची, वो जो मैं बता रही हूँ आपको, जो अपने उद्गार को व्यक्त किया, जिसने बालिका पन में उसका विवाह हुआ था और उसके पश्चात वो विडो हो गई थी, उसने अपनी व्यथा सुनाई। उसने कहा कि मेरा विवाह जो है वो बचपन में कर दिए, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था विवाह करने का, लेकिन मेरे माता पिता मुझे जबरदस्ती जो नशा करता था उसके साथ मुझे बांध दिए,
और मेरे भीतर में बिल्कुल भी कोई आत्मविश्वास नहीं था, कुछ बोलने का झिझक था, संकोच था। 15 साल की रही होगी, लगभग 14 या 15 साल की मात्र, और उसमें उसका विवाह कर दिया। आजकल तो 15 साल की बच्ची बहुत बड़ी हो जाती है बोलने के मामले में, फटाफट फटाफट जवाब देने लगती है। लेकिन ये जो मैं बात बता रही हूँ आपको, 7-8 साल पहले की बात बता रही हूँ, और गांव की बच्ची है, तो उसमें फर्क पड़ गया, तो नहीं बोल पाई। तो उसने कहा है कि वो इतना अधिक शराबी था, इतना अधिक शराबी था, नशा करता था, कई प्रकार के नशे की गिरफ्त में था, और वो उसी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो रो रो करके सारी बहनों को, बेटियों को बोलने लगी कि कभी एक तो बाल विवाह करना नहीं, माता पिता बोले, चाहे भगवान आकर के बोले, लेकिन कभी अपना विवाह नहीं करना 15 साल में और 20 साल में, जब तक अपने पैरों पर खड़ी ना हो जाओ, या जब तक विवाह करने की उम्र ना हो जाए, बिना सोचे विचारे ऐसे घर में कभी नहीं जाना, भले कुंवारी ही रह जाना। और दूसरी बात उसने कहा कि ये शिविर बहुत जरूरी है, हमको ऐसा कुछ बताइए जिससे कि अपने पैरों पर खड़े हो सके। लगभग ऐसे उद्गार सारे बच्चों के रहते हैं, सबके रहते हैं इस प्रकार से। तो हम लोग दीदी देखिए, नवरात्रि होती है, हम लोग नव दुर्गा मनाते हैं, कन्या पूजन करते हैं। आप क्या समझते हैं, कन्या पूजन क्या होता है, नव दुर्गा पूजन क्या होता है? दुर्गा का क्या पूजन करना है? दुर्गा माता को क्या सिद्ध करना है, आपको क्या देना है? दुर्गा माता मतलब तो आप ही है ना, दुर्गा माता। और जो कन्याओं का पूजन करते हैं, अनमैरिड छोटी छोटी बच्चियों का, तो उनके पैर में आलता लगाते हैं, उनकी टिक्की बिंदी करते हैं, उनके पांव पड़ते हैं अपन, उनको उपहार देते हैं, भोजन कराते हैं, खाना खिलाते हैं, और वो उसके बाद में छुट्टी कर देते हैं। इसका क्या सेंस है, कोई दर्शन है इसका? क्या दर्शन है? आप सब समझती हैं। लड़की का पूजन नहीं करना, लड़की को वास्तव में दुर्गा बनाना है, उसको वास्तव में लक्ष्मी, काली, सरस्वती, उसको दुर्गा के रूप में परिवर्तित करना है, उसको सक्षम बनाना है, ये हमारा काम है। ये कन्या शिविर इसीलिए की जाती है, ये जीवंत जागृत, ये पूजन है, ये इसमें पुण्य कमाइए। आप ऐसी बच्चियों को पालिए, ऐसी बच्चियों को सक्षम बनाइए, उनको वनडे क्लास लगाइए, उनको जाकर के शिक्षित कीजिए स्कूलों में, उनका 1 दिवसीय कन्या शिविर लगाइए, 3 दिवसीय कन्या शिविर लगाइए, उनका चरित्र निर्माण करिए, उनको आगे आने वाले समय के लिए उनको ब्रह्मचर्य साधना के बारे में बताएं, उनको ऊर्जा को सुरक्षित रखने के बारे में बताएं, उनको योग व्यायाम सिखाएं। ये सारी चीजें कन्या शिविर में जो होता है इसलिए किया जाता है। लड़कियां बनेंगी, 21वीं सदी, नारी सदी सार्थक होगी, उज्जवल भविष्य आएगा, और हम लोग अपने गुरु सत्ता को मुंह दिखाने के योग्य रहेंगे। जब हम जाएंगे ऊपर, हम कहेंगे कि हाँ गुरुदेव, हम 21वीं सदी में वहां पर जी करके आ रहे हैं। हमें पूछा जाएगा 21वीं सदी में रहे कितने साल रहे? हाँ साहब, हम तो 30 साल रहे, हम तो 40 साल रहे। अभी जिएंगे ना, अभी मर तो रहे नहीं है, अभी तो जीवन है हमारा। क्या करके आए बेटा 21वीं सदी नारी सदी के लिए? क्या करके आए? यज्ञवन करके आए। अरे यज्ञवन तो कब से कर रहे हैं, यज्ञवन तो कब से कर रहे हैं और करते ही रहेंगे आगे आने। 21वीं सदी नारी सदी लाने के लिए, नारियों को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया? तो अपन क्या बोलेंगे कि भाषण किए? केवल भाषण से काम नहीं चलेगा, नारियों को समर्थ सशक्त बनाना पड़ेगा, स्वावलंबी बनाना पड़ेगा, संस्कारवान बनाना पड़ेगा, नारी जागरण शिविर लगाना पड़ेगा, नारी जागरण कार्यशाला लगानी पड़ेगी। लेकिन उन्हीं नारियों को कन्या शिविर लगाने के लिए प्रशिक्षित कर दिया जाए, और आप कन्या शिविर लगाना शुरू कर दें, कन्या शिविर की आवश्यकता को समझें, तो गली गली में संस्कारशाला की आवश्यकता है। बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के पहले उनका पुंस्व संस्कार कराया, ठीक हो गया, जन्म लेने के पश्चात उनका हम सारा संस्कार कराते हैं, लेकिन उसी के साथ में बाल संस्कारशाला खोलते हैं, और लड़कियों के लिए हम कन्या शिविर लगाना शुरू करते हैं, युवाओं के लिए युवा शिविर लगाना शुरू करते हैं। ये सब आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं। तो कन्या शिविर के बिना तो मुझे नहीं समझ में आता कि कुछ उद्धार होने वाला है। 21वीं सदी नारी सदी के हम जो सपने देखते हैं दीदी, यदि हम कन्या शिविर से नारी जागरण का आगाज करते हैं, तो हम बहुत कम समय में, आप 5 साल का टारगेट रखिए, ज्यादा नहीं। आप मेरी बात को नोट करके रख लीजिए, मैं तो बहुत छोटी आपकी बहन हूं, लेकिन मेरा अनुभव कहता है आप 5 साल का टारगेट बनाइए केवल, और आप अपना सारा ध्यान कन्याओं पर केंद्रित कर दीजिए, उनको 5 साल सिखाइए, पढ़ाइए, और देखिए वो क्या बन करके निकलती है। जिस प्रकार से वट वृक्ष का छोटा सा बीज होता है, लेकिन वो नन्हा पौधा के रूप में आने के पश्चात जब उसको हम बना लेते हैं, उसको पोषण दे देते हैं, उसके पश्चात फिर उसमें कितने सारे बीज निकलते हैं और कितने सारे पौध तैयार होते हैं। तो हमारी ये कन्याएं जो है, यदि हमने
उनका इसी प्रकार से पोषण किया, उसका परिणाम भी इतना ही जबरदस्त निकलेगा। और कन्या कौशल शिविर इसलिए लगाने की आवश्यकता है। इसमें हम जितना ज्यादा लेट करेंगे, आज तक हमने लेट ही तो किया है। हमारी बेटियों की उम्र आज, जिनकी 20-22 साल है, कल्पना करिए, अपने चारों तरफ देखिए, आम लड़कियां जो गायत्री परिवार से बाहर की है, और बहुत सी तो गायत्री परिवार के भीतर की भी आपको दिख जाएंगी। आज उनका क्या स्तर है, उनका आध्यात्मिक स्तर क्या है, उनका नैतिक स्तर क्या है, उनकी वेशभूषा देखिए, उनकी समझ देखिए, जीवन के प्रति उनका नजरिया देखिए, विवाह के प्रति नजरिया देखिए, उनकी दिनचर्या देखिए। आप देखिए ना, यदि ये काम हमने 20 साल पहले शुरू किया होता, उन्हीं बच्चियों पर हमने अगर ऐसा प्रयोग किया होता, तो उन बच्चियों में आज फर्क रहता कि नहीं रहता? बस ये क्वेश्चन अपने आप से कर लीजिए। तो हम इसमें जितना लेट करते जाएंगे, पानी बह बह करके वो दूर जाता जाएगा, पकड़ नहीं पाएंगे उसको हम। जिस तरह से बाल संस्कारशाला है, वैसी ये भी है। तो बाल संस्कारशाला में तो उनका तो छोटेपन की बात है, लेकिन ये तो इतना क्रिटिकल मामला है ये। अगर बच्चियों को आपने संस्कार नहीं सिखाया, अगर बच्चियों को जीवन विद्या में नहीं तराशा गया, इसके अनुकूल अनुरूप ढालने के लिए यदि हमने इसके लिए प्रयास नहीं किया, तो उस और 4 साल बाद यदि हम अप्रोच करना चाहें, जब विवाह होने के बाद बहू बनकर के हमारे घर में आएगी, उसके बाद में आप अप्रोच करें ना, आशा छोड़ दीजिए। बहू बनकर के आने के बाद में अगर बहू, आप बहुत भाग्यशाली होंगे, अगर बहुत आपका पिछले जन्म का पुण्य होगा, तो बहू आपके हाथ आएंगी, क्षमा कीजिएगा, बहू नहीं आने वाली हाथ। बेटी तो हाथ आ नहीं रही है, बहू कहाँ से हाथ आएगी? तो बेटी कोई मना ले, किसी का तो घर बनेगा, और गायत्री परिवार की बनी बेटी को अपने घर में बहू के रूप में लेके आइए, अपने घर को बचाना है। लड़कियों को बनाना बहुत जरूरी, और यही एकमात्र उपाय दिखाई देता है। परिवार निर्माण की सशक्तता, परिवार निर्माण की सफलता, गर्भ संस्कार आयोजन की सफलता, बाल संस्कारशाला की सफलता, नारी जागरण शिविर की सफलता, सारे कार्यक्रमों की सफलता जो है वो नारियों पर टिकी है। और नारियों को सहेजना है, नारियों को आगे बढ़ाना है, तो उसको हमें बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से हमें अप्रोच करना पड़ेगा, और वहां से लेकर के हमको शुरुआत करनी पड़ेगी, तो हम फायदे में रहेंगे, और हमारी गुरु सत्ता को, हम माता जी को कुछ जवाब दे पाएंगे। तो बातें तो वही है दीदी, और आप इसको पढ़ सकते हैं, अपने आप भी पढ़ सकते हैं। कन्या कौशल शिविर की जो किताब आपके पास में है, आयोजन का उद्देश्य के अंतर्गत जो 7 और 8 नंबर पेज में होगा आपके पास में, उसको देखिएगा। जो संकोच और झिझक हमारी बहनों के बीच में, बेटियों के बीच में, हम लोगों के बीच में है, वो भी इसी के माध्यम से छूटेगा। और आप लोग जब प्रशिक्षण लेंगे ना, तो आप प्रशिक्षण लेंगे तो इसको बोल भी पाएंगे, और आप इसको जब बोलेंगे, जब स्वयं समझेंगे, बोलेंगे, तो ये आपके भीतर भी वो एक संस्कार के रूप में आ जाएगा, समझ में आ गया, हाँ मैं कर सकती हूँ और करूंगी करके। केवल एक गर्भ संस्कार, केवल एक बाल संस्कारशाला, केवल एक कोई को लेकर के बात नहीं बनने वाली है। ये सब आपस में कनेक्टेड हैं, हमें सबके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और ये कन्या शिविर हमने यदि लगाया और 5 साल तक हमने उनको सहेजा, तो हमारे पास एक खेप, बड़ी संख्या में एक कार्यकर्ताओं की खेप तैयार कर पाएंगे हम लोग, वो हमारे पास होगा। यहाँ हमारी बहनें जो हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में आपको बताऊं, यहाँ पर जो हमारी बहनें हैं, उन बहनों के का अपन देखें कि किस प्रकार से उन लोगों ने इसको लिया, तो ये बहुत जबरदस्त बात है, बहुत गंभीरता से लिया छत्तीसगढ़ की बहनों ने। हमारे यहाँ अपनी स्थानीय कार्यक्रम को निपटाने के लिए कई कई टीम बन गई है, और वो टीम ऐसे बनी है कि उस टीम के आधार पर हम लोग 1 दिवसीय शिविर, 2 दिवसीय शिविर करने के लिए कोई बाहर से टीम बुलाते ही नहीं है, वो लोग अपना काम अपना निपटा लेते हैं। जब 5 दिन का शिविर लगाना होता है, तब परिपक्व टोली के लिए वो लोग सोचते हैं, हाँ अब हमें बाहर की कोई टोली बुलानी है, इस प्रकार से, अन्यथा नहीं बुलाते कोई। समझ लिया उन लोगों ने। तो ये निश्चित है, प्रज्ञा दीदी ने भी जो कहा कि बात समझ में आनी चाहिए, निश्चित रूप से समझ में जब आएगी, तब उस तरीके से आप उनके लिए प्रयास करेंगे। अब आप इसके संबंध में कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछिए, क्योंकि बेटियों को इसमें जब बुलाएंगे आप, तो उनको योग भी सिखाएंगे, उनको योग प्रशिक्षण दे करके उनको तो मास्टर बना देंगे, ये बोलिए। उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराते हैं, संकोच झिझक को दूर करते हैं, उनको खेल खिलाते हैं, उनको बाल संस्कारशाला संचालन की ट्रेनिंग देते हैं हम लोग तो यहाँ पर, उसी शिविर में।
4 घंटे का समय निकालते हैं, 2 सेशन निकालते हैं बाल संस्कार शाला के लिए। हमारी बेटियां जिनको उसमें रुचि रहती है बाल संस्कार शाला चलाने के लिए संकल्पित होती हैं, और यहाँ से जाने के बाद, शिविर से वापस लौटने के बाद जिस स्थान से आई रहती वहां पर वो बाल संस्कार शाला संचालन करने के लिए बाल संस्कार शाला खोलती हैं और पढ़ाना आरंभ करती हैं, और आपको रिपोर्ट देंगी कि दीदी जी हमने अमुक स्थान पर अमुक बच्चों के बीच में हमने बाल संस्कार शाला खोला है, हमारी बाल संस्कार शाला में इतने इतने लोगों कर। कितनी प्रसन्नता होगी आपको। तो हमारी बहनों को बहुत आगे बढ़ना है और इसी तरीके से आगे बढ़ना है। आपका रोल प्रमुख है, हमारी बहनों का रोल प्रमुख है। आपको हरफन मौला बनना है। अब आप लोग हर चीज में दक्ष होंगे, कहीं ना कहीं हमारे हैंड्स तैयार रहेंगे बच्चियों को बनाने के लिए उस विधा में, तो आप उनको प्रेरित भी कर पाएंगे, प्रशिक्षित कर पाएंगे, और आपकी बात वो बिल्कुल सुनेंगे और आपके पीछे वो आएंगे। तो ये मेरी बात रही, मेरी बात को समाप्त करती हूँ।